तो वेलकम टू आवर चैनल अपन अकेडमी। फाइनली आज से स्टार्ट हो रहा है उर्दू कवायद यानी कि उर्दू ग्रामर। ये उर्दू कवायद क्लास 10th और 12th के लिए स्पेशली मैं स्टार्ट की हूँ, लेकिन साथ में अगर आप 10th और 12th के अलावा किसी अदर एंट्रेंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और बेनिफिशियल होगा। मतलब सभी एस्पिरेंट और सभी स्टूडेंट के लिए उर्दू कवायद मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अगर आप का उर्दू का एग्जाम है तो चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, उसमें आप उर्दू का एग्जाम देने वाले हैं तो उर्दू कवायद से ऐसा हो नहीं सकता है कि क्वेश्चन ना पूछे। तो आज के इस वीडियो से स्टार्ट हो रहा है उर्दू कवायद। तो जितने भी 10th और 12th वाले स्टूडेंट हैं पूरा खुश हो जाइए। आज हम लोग उर्दू कवायद का सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले उर्दू कवायद का मतलब जानिए। ढेर सारी आज छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके बेसिक चीज़ों को जानेंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है आप सभी को ज्ञापन नहीं आपन एकेडमी के ज़बरदस्त खतरनाक और लेटेस्ट वीडियो में। और सबसे पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास। और साथ में अगर आप चैनल पर नए नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपन जो है ना, ये आपन एकेडमी अपन नया परिवार है। हो सकता है कि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो जल्दी से आपन एकेडमी इस अपने नए परिवार को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि चाहे 10th हो या फिर 12th हो उसकी तैयारी अब आपन एकेडमी पर ही कराई जा रही है और आगे कराई जाएगी। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है, लाइव क्लासेस, पीडीएफ वगैरह। तो चैनल को तो पहले से ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो कुछ भी हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि कब क्लास होगा कब नहीं होगा इसका नोटिफिकेशन वहीं पर डाला जाता है और पीडीएफ वगैरह वहीं पर डाला जाता है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल आपन एकेडमी को ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एक बार ज़रा मैं दिखा दूँ, रुक जाइए। अगर आप सभी लोग आपन एकेडमी, जो आपन नया परिवार है, इसका टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ये है आपन एकेडमी का लोगो। आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ना आपन एकेडमी तो ये लोगो दिख जाएगा, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ढूंढने पर नहीं मिल रहा है, सर्च करने पर नहीं मिल रहा है, तो आपन एकेडमी का टेलीग्राम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप टाइटल पर क्लिक कीजिए, आसानी से आपको वो लेकर चला जाएगा आपन एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम पर। वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन पर क्लिक कर लीजिएगा, आराम से ज्वाइन हो जाइएगा। और नहीं तो आप सभी लोग अगर ढूंढ पा रहे हैं, आपके मोबाइल में टेलीग्राम ऐप है तो आसानी से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे जिस तरीके से हो आप लोग आपन एकेडमी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहीं पर सारा नोटिफिकेशन और पीडीएफ वगैरह सब वहीं पर दिया जाता है। तो चलिए आज के इस सेशन को आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज के इस सेशन को यानी कि आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही आप लोग लाइक कर दें, शेयर कर देना है और साथ में कमेंट बॉक्स में बाद में लिखिएगा। सारा क्लास ख़त्म कर लेने के बाद जो कुछ भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और बताऊंगी सब कुछ समझ लेने के बाद लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं। ठीक है, तो आ जाइए उर्दू कवायद को स्टार्ट करते हैं। ये उर्दू कवायद 10th वालों के लिए भी है, स्पेशली 12th वालों के लिए भी है। साथ साथ अगर आप किसी भी तरह के एंट्रेंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी है। मैं तो कहूँगी जितने भी डीएलएड और बीएड वाले हैं, साथ में सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी करने वाले हैं, सब लोग इस उर्दू ग्राम का जो नया सीरीज स्टार्ट हुआ है 10th और 12th का, इसको पूरा का पूरा देखें, आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उर्दू का मतलब आप लोग जानते हैं, उर्दू अपना एक भाषा है, अपना एक लैंग्वेज। जिस तरह से हिंदी भाषा, इंग्लिश भाषा, उसी तरीके से उर्दू भाषा है। लेकिन हर भाषा का अपना एक नियम और कानून होता है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश भाषा के नियम और कानून सीखने का क्या तरीका है, बोलने का क्या तरीका है, लिखने का क्या तरीका है, ये सब कुछ सीखते हैं ना, तो नियम और कानून को ही कायदा कहा जाता है। और कायदा का जमा होता है कवायद। कायदा का जमा यानी कि बहुवचन क्या होता है, आप लोग हमारे साथ लिखेंगे। कायदा का जमा यानी कि बहुवचन होता है कवायद। इतना बड़ा हुआ लिखाई देखा है ना, कवायद। जमा यानी कि बहुवचन, प्लूरल होता है कवायद। कायदा का मतलब एक नियम, एक कानून,
और कवायद का मतलब होता है ढेर सारे नियम और कानून, यानी कि हर भाषा का अपना एक नियम और कानून होता है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ना लिखना और सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। कवायद को ही इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है और हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो आप उर्दू कवायद को उर्दू व्याकरण भी कह सकते हैं, उर्दू कवायद को उर्दू ग्रामर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कवायद का मतलब ही होता है ग्रामर या फिर व्याकरण, ठीक है। तो हर भाषा का अपना एक नियम कानून यानी कि कवायद होता है। इंग्लिश भाषा का अपना एक कवायद है, यानी कि ढेर सारा नियम कानून है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना ये सब कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे, यानी कि इंग्लिश भाषा का जो नियम और कानून है उसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से लिखना है। उसी तरीके से हिंदी भाषा अगर आप सीखना चाहते हैं, तो हिंदी भाषा में क्या क्या पढ़ना है, कितने हरूफ, कितने लेटर हैं, कितने अक्षर हैं, ठीक है, उनको मिला करके कैसे शब्द बनता है, फिर मिला करके कैसे जुमला यानी कि वाक्य बनता है, ये सब कुछ आप लोग हिंदी के नियमों में को पढ़ते हैं, तो वो हो जाता है हिंदी व्याकरण। उसी तरीके से होता है उर्दू। उर्दू भाषा को अगर आप सीखना चाहते हैं, तो उर्दू कवायद होता है, यानी कि उर्दू के कुछ नियम और कानून होते हैं। बिना उर्दू कवायद के आप सही तरीके से उर्दू ना तो बोल सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं और ना ही सीख सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। उर्दू कवायद जो है ना, उर्दू को सही तरीके से बोलना लिखना पढ़ना सिखाता है, ये याद रखना है आपको, ठीक। तो उर्दू कवायद का मतलब क्या हो गया, उर्दू व्याकरण यानी कि ग्रामर, यानी कि उर्दू भाषा को सीखने पढ़ने लिखने और सही तरीके से बोलने के लिए ढेर सारे नियम और कानून को ही क्या कहते हैं, इकट्ठे में कहते हैं उर्दू कवायद, यानी कि ढेर सारे नियम और ढेर सारे कानून, ठीक है। तो ये है उर्दू कवायद। कवायद क्या है, कायदा का जमा है। आगे बढ़ते हैं जरा। उर्दू कवायद जो है ना, देखिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, अब एक एक करके हम लोग समझेंगे, पूरा फोकस। आप चाहे तो आप अपना नोटबुक खोल लीजिए और हर एक पॉइंट को नोट करते चलिए। नोट कर लीजिए पहला पॉइंट कि उर्दू कवायद, कवायद को ही इंग्लिश में ग्रामर और हिंदी में व्याकरण कहते हैं। कवायद कायदा का जमा है, यानी कि बहुवचन है। कायदा का मतलब होता है एक नियम एक कानून, कवायद का मतलब होता है ढेर सारे नियम और कानून, यानी कि किसी भी भाषा को सीखने बोलने लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, जिसे कवायद कहा जाता है। अगर उर्दू भाषा आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए उर्दू कवायद होता है। इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए इंग्लिश ग्रामर होता है। उसी तरीके से अगर आप हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी जबान सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हिंदी व्याकरण होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उर्दू कवायद जो होता है ना, यानी कि उर्दू का जितना भी नियम कानून उर्दू कवायद है, उर्दू ग्रामर यानी कि उर्दू व्याकरण, इसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया है, इसको 5 भागों में बांट दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है कि इस हिस्से में ये पढ़ना है, इस हिस्से में ये नियम कानून जानना है, इस हिस्से में ये नियम कानून जानना है। तो याद रखिएगा कवायद जो है ना, कवायद इसको कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो 5। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए काफ है पहला अक्षर, वाव है दूसरा अक्षर, अलिफ है तीसरा अक्षर, ऐन है चौथा अक्षर और दाल है 5वां अक्षर। कवायद में कितने अक्षर है, 5 अक्षर है, यानी कि कवायद के कितने हिस्से होते हैं, कवायद को कितने हिस्सों में कितने भागों में बांटा गया है, कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो 5 हिस्सों में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया याद रखने का ट्रिक, ठीक है। कवायद में टोटल 5 अक्षर है, यानी कि कवायद के 5 हिस्से 5 भाग। कौन कौन से, तो पहला है इल्म हिज्जा, दूसरा है इल्म सर्फ, तीसरा है इल्म नहव, चौथा है इल्म बलागत, इल्म बलागत को इल्म बयान कहते हैं, और 5वां है इल्म उरूज। क्या कहते हैं इसको, इल्म उरूज कहते हैं। तो ये टोटल कवायद के 5 हिस्से हो गए। अगर आप उर्दू में महारत हासिल करना चाहते हैं, उर्दू कवायद का मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं ना, तो ये 5 हिस्सों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए, तब आप उर्दू के मास्टरमाइंड कहे जाएंगे, ठीक है। जो व्यक्ति इन 5 हिस्सों पर अपना कमांड बना लिया है, हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट को समझ लिया, समझिए कि उसने उर्दू कवायद समझ लिया और उर्दू भाषा को टोटली समझ लिया। तो आप लोगों के 10th और 12th के एग्जाम में सबसे ज्यादा इल्म सर्फ, इल्म नहव और इल्म बलागत, इन्हीं 3 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर हमें उसे क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है हमें। देखिए इल्म हिज्जा इसके नाम ही में है। उर्दू कवायद का जो पहला हिस्सा है, पहला भाग, पहला पार्ट, वो है इल्म हिज्जा। नाम ही में है हिज्जा। हिज्जा का मतलब होता है अक्षर को अलग अलग करके पढ़ना। जैसे कि बचपन में मौलवी साहब हमको पढ़ाते थे ना, किसी आप लोगों को भी याद होगा, मौलवी साहब पढ़ाते होंगे तो कहते होंगे इसको हिज्जे करके पढ़ो। हिज्जे करके पढ़ने का मतलब क्या, अक्षरों को तोड़ तोड़ को
तोड़ तोड़ करके पढ़ो। जैसे कि कलम लिखा होता था तो मौलवी साहब कहते थे कि इसको तोड़ कर पढ़ो, तो हम लोग कैसे पढ़ते थे? काफ जबर क, ठीक है, लाम जबर ल और मीम जबर म, इस तरह पढ़ते थे। ठीक है, कलम, तो ये कलम हो जाता था। तो अक्षरों को तोड़ तोड़ कर पढ़ने को ही क्या कहते हैं? हिज्जे करना कहते हैं। मुझे तो अपने मौलवी साहब की याद आती है, वो तो हमेशा बोलते हैं मगरूर मरदूद ऐसे पढ़ा जाता है, हिज्जे कर कर पढ़ो, हिज्जे करके। तो हिज्जे करके मतलब क्या? अलग अलग अक्षरों को अलग अलग करके पढ़ना। ठीक है, तो इल्म हिज्जा में हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? केवल और केवल हुरूफ। हुरूफ का मतलब क्या? अच्छे से लिखने दीजिए। केवल और केवल हुरूफ यानी कि लेटर्स, लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ अक्षरों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? अक्षरों के बारे में। इमला वगैरह कैसे हिज्जे करके पढ़ना है, कितने टोटल हुरूफ हैं, और किस हुरूफ को किस कैटेगरी में बांटा गया है, अलग अलग हुरूफ के अलग अलग कैटेगरी आप इसमें यही पढ़ेंगे। यानी कि इल्म हिज्जा के अंतर्गत आप सिर्फ किस चीज के बारे में पढ़ेंगे? अक्षर यानी कि लेटर, हर्फ के बारे में पढ़ेंगे, हुरूफ के बारे में यानी कि अक्षरों के बारे में पढ़ेंगे। ये हो गया इल्म हिज्जा। अब आप लोग जानते हैं हुरूफ से मिलकर लफ्ज यानी कि वर्ड, शब्द बनता है। जैसे कि काफ एक क्या है? हर्फ यानी कि अक्षर है। लाम क्या है? हर्फ यानी कि अक्षर है। मीम क्या है? हर्फ यानी कि अक्षर, लेटर है। इन तीनों को मिलाकर क्या बन गया? कलम। तो ये जो कलम बना है ये क्या हो गया? ये एक शब्द हो गया। तो इल्म सर्फ के अंदर हम लोग लफ्ज के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसमें? इसमें सिर्फ और सिर्फ लफ्ज के बारे में। यानी कि जो हुरूफ से मिलकर लफ्ज बनते हैं ना, तो लफ्ज के टाइप, लफ्ज के एराब, जबर जेर पेश की वजह से अलग अलग उसका मानी हो जाता है। अल्फाज अजदाद सब इसी में, मुतरादिफ मुतजाद सब इसी में पढ़ना है। ठीक है, तो इल्म सर्फ के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? हुरूफ से मिलकर जो लफ्ज बनते हैं ना, तो लफ्ज यानी कि शब्द के बारे में पढ़ते हैं इल्म सर्फ के अंतर्गत, याद रखिएगा। तो इल्म हिज्जा हो गया जिसमें हम लोग सिर्फ अक्षर के बारे में पढ़ते हैं। इल्म सर्फ हो गया जिसमें हम लोग सिर्फ शब्द के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि लफ्ज के बारे में पढ़ते हैं। इंग्लिश में कहेंगे वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और एक होता है इल्म नहव। इल्म नहव का मतलब क्या? इल्म नहव इसमें आप जुमलों के बारे में पढ़ें, यानी कि हर्फ से मिलकर लफ्ज बनता है और लफ्ज से मिलकर जुमला बनता है। जैसे कि मैं कहूं यह मेरी कलम, मेरी नहीं मेरा लिखिए, यह मेरा कलम है। तो आप देखिए इसमें कितने वर्ड हैं, कितने लफ्ज हैं? यह एक, मेरा दो, कलम तीन, है चार। यानी कि इसमें टोटल 4 वर्ड है, 4 लफ्ज है, और 4 लफ्जों का ये सेंटेंस था, यानी कि जुमला। तो इसी इल्म नहव के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? केवल और केवल जुमले कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनता है। यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? केवल और केवल जुमलों के बारे में, सेंटेंस यानी कि वाक्य के बारे में, कैसे बनता है, किस तरीके से बनाना है, जुमले के अलग अलग टाइप हैं, उसके बारे में हम लोग इल्म नहव के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक है इल्म बलागत, या फिर इसको इल्म बयान भी कहते हैं। नामी में है बयान, यानी कि जब बात हम लोग करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उसमें हम लोग लफ्ज का भी इस्तेमाल करते हैं और जुमले का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इल्म बयान या फिर इल्म बलागत के अंतर्गत हम लोग लफ्ज और प्लस में जुमला, इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इल्म बलागत या फिर इल्म बयान के अंदर लफ्ज और जुमला दोनों के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग कहते कुछ और है और उसका मानी कुछ और होता है। ठीक है, तो इसमें हर एक चीज, लफ्ज और जुमले का पूरा कंप्लीट जानकारी इल्म बलागत यानी कि इल्म बयान के अंतर्गत मिलता है। ठीक है, और फिर 5वां जो टाइप है इल्म उरूज, इसमें याद रखिएगा सिर्फ शायरी के बारे में हम पढ़ते हैं। शायरी के अरकान वगैरह, गजल, नज्म, मरसिया, ठीक है, हर एक चीज, यहाँ तक कि अफसाना और जो भी है खाका वगैरह सब इसी में आ जाता है। हालांकि अफसाना और खाका ये शायरी के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसी में पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया कवायद के 5 हिस्से। इल्म हिज्जा के अंदर हम लोग सिर्फ अक्षर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हर्फ के बारे में। इल्म सर्फ के अंदर हर्फ से बने हुए लफ्ज के बारे में पढ़ते हैं। इल्म नहव के अंतर्गत लफ्ज से बने हुए जुमले के बारे में पढ़ते हैं। और इल्म बलागत या फिर इल्म बयान के अंतर्गत हम लोग लफ्ज और जुमला दोनों के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम लोग बोलते कुछ और है, उसका इशारा कहीं और करते हैं,
तो इसी में होता है इशारा, किनाया, मिजाज मुरसल वगैरह, सब अलग अलग, तशबीह देना, किसी चीज़ को किसी दूसरे चीज़ के जैसा बताना। ठीक, तो ये सब इसी में आता है। लफ्ज़ और जुमले दोनों के बारे में हम लोग इल्म बयान यानी कि इल्म बलागत के अंतर्गत पढ़ते हैं। और इल्म उरूज हो गया जिसमें हम लोग शायरी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। शायरी के अलग अलग टाइप, इसके अलग अलग सिर्फ इल्म उरूज में हम लोग पढ़ेंगे। तो फाइनली ये हो गया उर्दू कवायद के 5 हिस्से यानी कि 5 टाइप। अभी खत्म नहीं हुआ है, किधर गया, 5 हिस्से यानी कि 5 टाइप। एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा उर्दू कवायद के कितने हिस्से, 5 हिस्से, और पांचों का नाम लिख दीजिएगा। कौन कौन सा, इल्म हिज्जा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बलागत और इल्म उरूज, पांचों को लिख दीजिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। आप लोग जानते हैं हुरूफ के बारे में, इस तरीके से हिंदी में क क्या है, एक अक्षर है, ख, ग, घ, अंग, पूरा क से लेकर ग तक वर्णों को सजा दिया गया है, तो उसको वर्णमाला कहते हैं। क से लेकर ग तक के सभी वर्णों को एक साथ क्रम में सजा दिया गया है, माला की तरह सजा दिया गया है, तो क्या कहते हैं, हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, ABCD, ए से लेकर जेड तक सभी लेटर्स को सजा दिया गया है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, अल्फाबेट। उसी तरीके से उर्दू में जितने भी हर्फ यानी कि अक्षर होते हैं ना, अलिफ, बे, पे, तो अलिफ से लेकर बड़ी ये तक जितने भी हर्फ होते हैं उनको क्रम में सजा दिया गया है, और उनको इकट्ठे में क्या कहा जाता है, तो हुरूफ तहज्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हुरूफ तहज्जी। यानी कि हुरूफ तहज्जी का मतलब क्या हुआ, हुरूफ तहज्जी का मतलब हुआ अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट कहिए या फिर आप इसे वर्णमाला कहिए, बात एक ही है। राइटिंग पर नहीं जाना है, थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रही हूँ। हुरूफ तहज्जी का मतलब क्या, वर्णमाला, अल्फाबेट, जिसमें आप क्या देखेंगे, सिर्फ हर्फ देखेंगे। हुरूफ तहज्जी अलिफ से लेकर बड़ी तक हर्फों को सजा दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुरूफ तहज्जी में हुरूफ की यानी कि अक्षरों की संख्या कितनी है, तादाद कितनी है। तो याद रखना है, हुरूफ तहज्जी में जो हुरूफ की यानी कि अक्षरों की जो संख्या है ना, वो है 52। कितने हैं, 52। यानी कि अलिफ, बे, पे, ते, टे से पूरा बड़ी ये तक चले जाइए, टोटल सब मिलाकर कितना हुरूफ है, कितना अक्षर है, तो 52 हुरूफ है उर्दू तहज्जी में, उर्दू हुरूफ तहज्जी में। ठीक है, यहाँ पर मैं उर्दू लिख भी दे रही हूँ, उर्दू हुरूफ तहज्जी में वर्णों यानी कि अक्षरों, हुरूफों की संख्या कितनी है, तो 52। अब देखिए, ये जो 52 हर्फ यानी कि लेटर है ना, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है, ये जो 52 हुरूफ है इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है हुरूफ मुफरद, हुरूफ मुफरद, और एक होता है हुरूफ मुरक्कब। मुफरद का मतलब ही होता है फर्द, आप लोग सुने होंगे ना, फर्द का मतलब होता है अकेला, मुफरद का मतलब भी होता है अकेला। मुफरद का मतलब क्या होता है, अकेला, यानी कि वैसा हर्फ जो अकेला हो। जैसे कि मैं कहूँ कि बताइए अलिफ अकेला है ना, तो आप लोग कहेंगे हाँ मैम, अलिफ तो अकेला ही है। मैं कहूँगी इसी को क्या कहेंगे, हुरूफ मुफरद। उसी तरीके से बे है, ये भी अकेला है, पे है, ये भी अकेला है, डिम है, ये भी अकेला है, ते है, ये भी अकेला है, फे है, ये भी अकेला है। यानी कि वैसे हुरूफ जो मुफरद हो यानी कि अकेले हो, उनको हुरूफ मुफरद कहा जाता है। और हुरूफ मुरक्कब कहते हैं जो 2 हर्फ से मिलकर बना हो। 2 हुरूफ से मिलकर बने हुए हर्फ को क्या कहते हैं, हुरूफ मुरक्कब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं लिखती हूँ, बे में है मिला के भे होता है ना, बे, रुक जाइए, बे है और प्लस में है मिलाकर क्या बनता है, भे बनता है ना। उसी तरीके से ते है, ते में हे मिला के क्या बन जाएगा, थे बन जाएगा। तो ये जो बे है, भे है और थे है, ये अकेला है। तो आप लोग कहेंगे नहीं मैम, ये 2 हुरूफ यानी कि 2 अक्षरों से मिलकर बना है, तो इसी को तो कहा जाता है हुरूफ मुरक्कब। तो जो 52 हुरूफ है अक्षर यानी कि जो हुरूफ तहज्जी है, उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक हुरूफ मुफरद और एक हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मुफरद कहते हैं जो मुफरद यानी कि अकेला हो, और हुरूफ मुरक्कब कहते हैं जो 2 हर्फ से मिलकर बना हुआ हो। हुरूफ मुफरद की जो तादाद है ना, संख्या, वो याद रखिएगा 37 है, यानी कि 37। और हुरूफ मुरक्कब की जो संख्या है ना, वो 15 है। तो दोनों को मिलाइए तो
37 और प्लस में 15 कितना हो जा रहा है, 52 नहीं हो जा रहा है। तो इन्हीं दोनों को तो मिलाकर हुरूफ तहज्जी बन गया है। या फिर आप कहेंगे कि हुरूफ तहज्जी को ही दो भागों में बांट दिया गया है, हुरूफ मुफरद और हुरूफ मुरक्कब। तो हुरूफ मुफरद में हुरूफ की तादाद यानी कि संख्या कितनी है, तो 37, और हुरूफ मुरक्कब में हुरूफ यानी कि अक्षरों की संख्या कितनी है, तादाद कितनी है, तो 15 याद रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, हर्फ के बारे में तो समझ गए। अब हर्फ से मिलकर क्या बनता है, लफ्ज बनता है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही बताई, काफ क्या है, एक हर्फ यानी कि अक्षर है। लाम क्या है, हर्फ यानी कि अक्षर है। मीम क्या है, हर्फ यानी कि अक्षर है। ये तीनों हर्फ मिलकर के एक लफ्ज बना लिए, क्या, कलम, कलम बना लिए। तो ये कलम क्या हो गया, लफ्ज। इसको क्या कहेंगे, ये हो गया लफ्ज, जिसमें 3 हुरूफ हैं यानी कि 3 अक्षर हैं। ठीक है, तो हर्फ, एक से ज्यादा हर्फ यानी कि अक्षर मिलकर के क्या बनाते हैं, लफ्ज बनाते हैं। और ये जो लफ्ज होता है ना, याद रखिएगा, इसका 2 प्रकार होता है। कितना प्रकार, 2 प्रकार। पहला का नाम यहाँ पर मैं लिखती हूँ, पहला है लफ्ज मौजू। नहीं, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो लफ्ज है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि काफ, लाम और मीम हर्फ से मिलकर क्या बनते हैं, लफ्ज बनते हैं। अब लफ्ज 2 तरह के होते हैं, देखिए कैसे। मैंने यहाँ पर कलम लिख दिया, काफ लाम मीम, और एक मैंने वलम लिख दिया। क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया कलम, और एक मैंने वलम लिख दिया। कुछ समझ में आ रहा है? कलम का तो अर्थ समझ में आ रहा है कि चलिए कलम है, कलम का अर्थ यानी कि मानी होता है। लेकिन वलम का कोई अर्थ है, ये भी तो क्या है, लफ्जी है ना। आप देखेंगे तो ये भी काफ लाम मीम यानी कि एक से ज्यादा हर्फ से मिलकर बना हुआ लफ्ज है, और ये भी वाव लाम मीम एक से ज्यादा हर्फ से मिलकर बना हुआ लफ्ज है। तो दोनों लफ्ज है, लेकिन आप देखेंगे तो एक का अर्थ हमें समझ में आ रहा है, मानी समझ में आ रहा है, और दूसरे का मानी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो कलम का अर्थ समझ में आ रहा है, जिसका मानी समझ में आ रहा है, उसको कहते हैं लफ्ज मौजू। क्या कहते हैं, लफ्ज मौजू, जिसका कुछ मानी समझ में आए हमें। ठीक है, जिसका कुछ ना कुछ मानी हो, उसे क्या कहते हैं, लफ्ज मौजू। और वैसे लफ्ज, वैसे शब्द जिसका कोई मानी ना हो, कोई अर्थ ना निकले, उसे लफ्ज मुहम्मल कहते हैं। यानी कि हाथ मलते रह जाइए, आपको उस लफ्ज का कोई अर्थ नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा चाय और वाय, तो चाय का तो अर्थ है, चाय हो जाएगा लफ्ज मौजू, लेकिन वाय का तो कोई अर्थ नहीं है, तो वाय क्या हो जाएगा, लफ्ज मुहम्मल। तो लफ्ज मौजू को आप सिंपली कह सकते हैं अ मीनिंगफुल वर्ड। क्या कहेंगे, अ मीनिंगफुल वर्ड, जिसका कुछ ना कुछ मानी हो, मीनिंग हो। और लफ्ज मुहम्मल को क्या कहेंगे, अ मीनिंगलेस वर्ड, मीनिंगलेस वर्ड, जिसका कोई मानी ना हो। ठीक, तो ये लफ्ज के 2 प्रकार हैं, लफ्ज मौजू और लफ्ज मुहम्मल। अब आगे बढ़ते हैं, जरा लफ्ज मौजू के बारे में समझते हैं। क्योंकि लफ्ज मौजू उस तरह के लफ्ज को कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ मानी हो, यानी कि मीनिंगफुल वर्ड को क्या कहते हैं, लफ्ज मौजू कहते हैं। इसी वजह से लफ्ज मौजू के 2 प्रकार हैं। कौन कौन सा, पहला है कलमा और दूसरा है कलाम। आप कहेंगे अब ये क्या भला है, आखिर हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लफ्ज मौजू जिसका कुछ ना कुछ मानी हो, लफ्ज मुहम्मल जिसका कुछ मानी नहीं हो। जैसे कि कलम का अर्थ आ रहा है तो लफ्ज मौजू, वलम का कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो लफ्ज मुहम्मल, चाय का अर्थ समझ में आ रहा है तो लफ्ज मौजू, वाय का कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो लफ्ज मुहम्मल, रोटी का अर्थ समझ में आ रहा है तो लफ्ज मौजू, वोटी का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो लफ्ज मुहम्मल। तो पानी वानी, चाय वाय, रोटी वोटी, तकिया वकिया, जो आप लोग बोलते हैं ना, जरा 5-6 एग्जाम्पल लिख दीजिएगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में, लफ्ज मौजू और लफ्ज मुहम्मल का। अब मैं बता रही थी कि लफ्ज मौजू के 2 टाइप होते हैं, क्योंकि लफ्ज मौजू उस तरह के लफ्ज को कहते हैं जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो। क्या हो, मीनिंग हो। इसी वजह से इसके 2 प्रकार हैं। एक वैसा लफ्ज जो अकेला हो और उसका कुछ ना कुछ मानी हो, यानी कि ये अकेला होता है। क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, ये जो होता है ना, ये अकेला होता है। यानी कि अकेला बामानी लफ्ज को, अकेला वो लफ्ज हो और उसका कुछ ना कुछ मानी हो, तो उसको कहते हैं कलमा। और इसी का जमा कर दीजिए, यानी कि वो लफ्ज अकेला ना हो, एक से ज्यादा लफ्ज हो, एक से ज्यादा लफ्ज हो, एक से
ज्यादा अगर लफ्ज हो और उसका कुछ ना कुछ मानी समझ में आ रहा है तो उसको कहा जाता है कलाम। अब जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि टोपी, तो ये टोपी अकेला शब्द है ना, एक अकेला लफ्ज है, तो आप इसे क्या कहेंगे? कलमा कहेंगे। लेकिन अगर मैंने कहा लाल टोपी, लाल टोपी, तो अब देखिए इसमें कितना शब्द हो गया, कितना लफ्ज हो गया। एक तो पहला शब्द हो गया लाल और दूसरा हो गया टोपी, यानी कि इसमें दो शब्द हैं। तो इसको क्या कहेंगे? एक से ज्यादा शब्द तो हैं, एक से ज्यादा शब्द हैं और इसका मानी समझ में आ रहा है, तो इसको कहेंगे कलाम। और कलमा कहते हैं जब वो अकेला हो, कलाम कहते हैं एक से ज्यादा लफ्ज हो और उसका कुछ ना कुछ मानी समझ में आए। तो कलाम को आप जुमला कह सकते हैं? तो मैं कहूंगी बिल्कुल कह सकते हैं। कलाम को ही क्या कहा जाता है? जुमला कहा जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी टोपी लाल है, तो मेरी टोपी लाल है, इसमें कितने वर्ड हैं? मेरी टोपी लाल है, चार वर्ड है, यानी कि चार लफ्ज है और इसका अर्थ समझ में आ रहा है, यानी कि आप क्या कहेंगे? कलाम कहेंगे। लेकिन मैं कहूँ सिर्फ लाल, तो लाल एक ही वर्ड है और इसका कुछ ना कुछ अर्थ आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसको कहेंगे कलमा। तो आई होप आप लोगों को कलमा और कलाम ये दोनों टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा। यही जो कलमा है ना, क्योंकि अकेले बामानी लफ्ज को कहते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं? इसी के तीन टाइप होते हैं। पहला इसका टाइप है इस्म, और दूसरा है फेल, और तीसरा है हर्फ। यही मेन है, यही से आप लोगों के एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही तीनों टॉपिक वीवीआई यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही तीन टॉपिक पर आपका कमांड होना चाहिए। कलमा अकेले बामानी लफ्ज को कहते हैं, यानी कि अकेला शब्द हो और उसका कुछ ना कुछ अर्थ हो, उसको कहते हैं कलमा। और कलमा के तीन टाइप होते हैं, इस्म, फेल और हर्फ। मैं नहीं लिखी हूँ, ओहो, हर्फ मैं लिख देती हूँ। हर्फ, इस्म, फेल और हर्फ। इस्म को इंग्लिश में कहा जाता है नाउन, ठीक है। हिंदी में कहते हैं संज्ञा। उसी तरीके से छोड़िए इधर, इस्म को इंग्लिश में नाउन कहते हैं, फेल को इंग्लिश में वर्ब कहा जाता है यानी कि क्रिया, और हर्फ यानी कि प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे इस्म क्या है और इस्म के कितने टाइप है, कितने प्रकार है। बहुत सारा इस्म से तो भर भर के आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। किस किस तरह से पूछा जाता है ये मैं आप लोग को बताते चलूंगी, और जब ग्रामर का क्वेश्चन कराऊंगी ना तो आप लोग को पता ही चलेगा। उसके बाद से हर्फ और फेल और हर्फ के बारे में आगे हम लोग जैसे बढ़ते चले जाएंगे। आज का तो ये उर्दू ग्रामर का क्लास 1 था। बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को आज के इस क्लास 1 में बता चुकी हूँ। देखिए बहुत सारी चीज है, तो ये हर एक चीज को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और साथ में सिर्फ कॉपी में नोट नहीं करना है, अपने दिमाग में नोट करना है। और जो कुछ भी आप लोगों को पढ़ाया गया ये हर एक पॉइंट को आपको आज के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। होमवर्क क्या है कि जो कुछ भी आज उर्दू के ग्रामर के पहले क्लास में पढ़ाई हूँ उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और साथ में वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना है अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास। और अब बताइए कमेंट बॉक्स में कि आज का ये उर्दू ग्रामर का पहला क्लास आपको समझ में आया कि नहीं, कैसा रहा। अच्छा रहा तो प्यारा सा कमेंट छोड़ करके जाना है। उर्दू भाई, #मुस्कान मैम, उर्दू की क्वीन, उर्दू की शहजादी, जो भी आप अपना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ करके जाते हैं आपको छोड़ करके जाना है। साथ में जो लोग चैनल पर नए नए आए होंगे, क्योंकि आपन एकेडमी नया आपन एकेडमी है, आपन नया परिवार है, तो आपन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहीं पर इसका PDF भी डाल दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। ज़्यादा मैं बोल दे भी आज के क्लास में तो अब आराम से जाकर मैं रेस्ट करूंगी, ठीक। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए अपने जीवन में, और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज।